Start with the second lesson first because we are going as per the syllabus of your class. So first we have to complete the chapter 2, that is what is democracy and why democracy. Okay, so basically the second chapter of your book is in continuance or is in correlation with your first chapter, that is democracy in the contemporary world. In chapter 1 there are a few cases given of some countries like Chile, okay, then Poland and Ghana. तो यहाँ पे डेमोक्रेसी कैसे इस्टेब्लिश हुई और कैसे कोशिश की गई हमेशा से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सप्रेस करने की, तो ये स्टोरीज़ हमें चैप्टर 1 में पढ़नी है. तो उसको पढ़ने के बाद चैप्टर 2 एक एनालिसिस है उसका, दैट वाई इज़ डेमोक्रेसी इम्पॉर्टेंट, how it is different from certain other types of government, and so on and so forth. Okay, so first of all I'll give you an overview of the first chapter. I'll tell you about Chile and Poland, what happened there, who were the rulers, who were the dictators. Okay, because I think that till class 8th we have studied enough about democracy and we have some basic knowledge about it. You can take an example of your own country. We are a largest democratic of the world, so you can always use India to correlate with the facts that we are studying. जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं आप उसको एक बार अपने देश के साथ कोरिलेट करके देखिएगा, प्रैक्टिकलिटी आप चेक करिएगा, और यही सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ाई करने का कि आप उसको हमेशा अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से अराउंड योर वर्ल्ड ट्राई टू कनेक्ट इट, तो वो आपको हमेशा चीज़ें याद रहेंगी. ओके, डोंट ट्राई टू जस्ट डोंट गो ऑन रोड लर्निंग द फैक्ट्स, दैट इज़ वेरी बैड बेसिकली इन अ सब्जेक्ट लाइक सोशल साइंस वेयर इन you have to be connected to the world. So let's begin. What is democracy and why democracy? तो क्यों ज़रूरी है और क्या होता है डेमोक्रेसी, इससे पहले हम चिले और पोलैंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. ओके, रेफरेंस टू चैप्टर 1. तो चैप्टर 1 में जो स्टोरीज़ हैं वहाँ के 2 केसेस हमने लिए हैं. पहला केस है चिले का. चिले, आई होप ये मैप आपको बता रहा होगा. ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? कैन यू गेस विच कॉन्टिनेंट इज दिस? आई होप यू ऑल कैन. दिस इज साउथ अमेरिका. ओके, ये साउथ अमेरिका है एंड यू कैन सी चिले हियर, द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है दैट इज़ बेसिकली चिले. द कैपिटल ऑफ चिले इज़ सेंटियागो. तो याद रखिएगा चिले एंड सेंटियागो. उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी आप याद रखिए. यू कैन सी हियर पेरू, राइट, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, ब्राज़ील विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका. ओके, so try to remember, try to write down the capitals of these countries as well. That will be a practice for your map skills. Okay, so basically ये चिले में हुआ क्या था कि चिले में 1970 में सैल्वाडोर एलेंड, उनका नाम था सैल्वाडोर एलेंड, एंड ही वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट इन 1970. तो इनको इलेक्ट करके प्रेसिडेंट बनाया गया. बट he was a man who tried to work for his people. वो चाहते थे कि वो अपने लोगों के लिए कुछ रिफॉर्म्स, अच्छे रिफॉर्म्स लेकर आएँ, एजुकेशनल सिस्टम को अच्छा बेटर बनाएं, to solve the problems of his people. But soon what happened in 1973, एक डिक्टेटर था, मिलिट्री, एक्चुअली यू कैन से दैट मिलिट्री लीडर था, ऑगस्टो पिनोशे. ऑगस्टो पिनोशे के मिलिट्री कूप ने 1973 में सैल्वाडोर की गवर्नमेंट को हटा दिया. ओके, व्हाट इज़ अ मिलिट्री कू? इट इज़ नॉट अ कूप. डोंट रीड एज अ कूप. इट इज़ नॉट अ कूप. ओके, इट इज़ कू. इट इज़ कू. दिस कू है ये. पी इज़ ऑलवेज साइलेंट हियर. तो ऑगस्टो पिनोशे के मिलिट्री कू ने 1973 में सैल्वाडोर की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया. And now Pinochet became the president and ruled for 17 years. चिले में वो 17 साल तक उसने रूल किया. उसने हर किसी को, he killed everyone who was against him. जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा, रोब्सपियरे का एक टाइम आया था जब उसने हर किसी को मार दिया था जो भी उसके खिलाफ बोलता था.
Here also the same thing happened. Pinochet killed everyone who was against him. He killed many including Alberto Bachelet. अब हम एल्बर्टो बैचले की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके मरने के बाद इनकी बेटी ने फाइनली 2006 में, मिशेल बैचले ने 2006 में अपनी गवर्नमेंट बना ली थी. ओके, एंड ही वॉज एन एक्चुअली एयरफोर्स ऑफिसर ऑफ चिले. इनके मरने के बाद पूरी फैमिली को मार दिया गया था, बट यू नो समहाउ हिज डॉटर tried survived, and in 2006 she established her own government which was an elected government. and जो भी उसने sufferings देखी थी, जो भी उसने struggles देखे थे, तो उन सब से सीख लेने के बाद मिशेल बैचले ने पूरी कोशिश की वो चिले के लोगों को उन तकलीफ़ों से बाहर निकाल सके और उनके राइट्स के लिए काम कर सके. तो दिस वाज द केस ऑफ चिले. कैसे सैल्वाडोर एलेंड की गवर्नमेंट को हटाया गया और वहाँ पे एक मिलिट्री कू लगा, मार्शल लॉ, राइट. मिलिट्री काम कर रही है, इसका मतलब जो रूलर है, जो भी वहाँ पे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, वो मिलिट्री ही लेती है, राइट. फॉर एग्जांपल यू कैन टॉक अबाउट पाकिस्तान. सो फॉर अ नेम सेक पाकिस्तान इज हैविंग अ प्राइम मिनिस्टर, बट अल्टीमेटली हु टेक्स द डिसीजंस? यू नो, मिलिट्री इज़ अ सुप्रीम देयर इन पाकिस्तान. वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं मिलिट्री के बिना अग्रीमेंट के, बिना अग्री हुए प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट गिव एन ऑर्डर, राइट. मिलिट्री का वहाँ बहुत बड़ा हाथ होता है. तो दिस इज़ यू नो अ कंडीशन वेयर मिलिट्री वर्क्स. आप अपने देश को देख लीजिए. वी हैव राइट्स, वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. नो वन कैन गो अगेंस्ट इट. लोग पूरी कोशिश भी करते हैं तो भी उसके खिलाफ नहीं जा सकते. बट वेयर देयर इज़ यू नो मिलिट्री रूल है, मार्शल लॉ लगाए जा रहे हैं और यू नो इमरजेंसी लगी रहती है, हमेशा कर्फ्यू लगा होता है, यू नो दैट कंट्री कैन नॉट डेवलप. ऐसा देश कभी भी डेवलप हो ही नहीं सकता. इसीलिए हर जगह लड़ाइयाँ होती हैं ताकि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश की जा सके. तमाम ऐसे केसेस हैं. यू कैन टॉक अबाउट सीरिया, यू कैन टॉक अबाउट द कंट्रीज़ ऑफ यू नो जितनी भी कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ को देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं. देन आपकी एलेप्पो वगैरह ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ बहुत ज़्यादा यू नो डिस्ट्रक्शन हुआ है बिकॉज देर इज़ नो प्रॉपर गवर्नमेंट. यू नो मिलिट्री वॉन्ट्स टू इस्टेब्लिश इट्स ओन रूल, किलिंग पीपल, वायलेटिंग देयर राइट्स, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं. तो ये था चिले का केस. अब हम देखते हैं अबाउट पोलैंड. अब पोलैंड में क्या था, यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल चेक अबाउट पोलैंड. पोलैंड देखो एक यूरोपियन कंट्री है. यहाँ पे सब पोर्चुगल, फ्रांस, इटली, ग्रीस दिख रहा है. हियर द रेड कलर्ड पार्ट इज़ पोलैंड. ठीक है, ये साउथ अफ्रीका है. मैप को पहचानना सीखो. कैसे? देखो, ये आपका अफ्रीका है, ये अफ्रीका दिख रहा है. सऊदी अरेबिया का पार्ट है. यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है. ठीक है, मेडिटेरेनियन सी से लगे हुए ये देश हैं. फिर यहाँ ये आपका पोलैंड है. तो ऐसे माइंड में सेटअप करो कि कौन सा डायरेक्शन है कंट्री का, कौन सा डायरेक्शन में है, उसके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट क्या क्या है, उसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए. सो व्हाट वाज हैपनिंग इन पोलैंड दैट 1980 पोलैंड में एक पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी थी. ठीक है, ये एक कम्युनिस्ट पार्टी थी सपोर्टेड बाय द यूएसएसआर, जिसको यूरोप, उस टाइम पे यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत यूनियन सोशलिस्ट रिपब्लिक ये हुआ करता था. तो उसकी गवर्नमेंट पोलैंड में थी. ठीक है, अब पोलैंड में क्या हुआ दैट 14 अगस्त 1980 को ये गवर्नमेंट जब तक थी, लोगों के पास कोई भी राइट नहीं था. दे डिड नॉट हैड एनी राइट्स. सो ऑन 14 अगस्त 1980 वर्कर्स वेंट ऑन अ स्ट्राइक. एक सिटी था लेनिन शिपयार्ड के जो लोग थे, जो शिपयार्ड में काम करते थे वर्कर्स, उन्होंने स्ट्राइक कर दिया क्योंकि उनको कोई राइट्स नहीं मिलते थे, उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं था, इसीलिए उन्होंने स्ट्राइक कर दिया. अब इस स्ट्राइक का एक लीडर बना लेश वेलेसा. ओके, लेश वेलेसा इसका नाम था. वॉट एवर मे बी द प्रोनाउंसिएशन, अब इसको रशियन में या यूरोपियन लैंग्वेज में क्या प्रोनाउंस करेंगे दैट डजेंट मैटर, बट येस इट वॉज लेश वेलेसा. ये उस स्ट्राइक का लीडर बना और फाइनली वर्कर्स ने काम करना बंद कर दिया. इन्होंने सारे वर्कर्स को रिक्वेस्ट की दैट नोबडी विल वर्क अंटिल वी गेट आवर ओन राइट्स. ठीक है, ये और इस स्ट्राइक को सारे लोग, जो गवर्नमेंट थी वो इलीगल मानती थी. ठीक है,
क्योंकि ट्रेड यूनियंस बनाना, अपने ग्रुप्स बनाना अलाउड ही नहीं था उस टाइम पे। और इन लोगों ने ट्रेड यूनियन की ही मांग की थी। ये बोला था कि हमें एक ऐसा अग्रीमेंट चाहिए जो कि ट्रेड यूनियंस बनाने के लिए अलाउ करे और हमारे राइट्स के बारे में बात करे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फाइनली सरकार, जब कोई काम नहीं हो रहा था तो सरकार के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, एंड द गवर्नमेंट हैड टू साइन एन अग्रीमेंट एंड फॉर्म्ड अ ट्रेड यूनियन एंड इट्स नेम वाज सॉलिडारिटी। सबसे पहला ट्रेड यूनियन बना और उसका नाम क्या रखा? सॉलिडारिटी उसका नाम था। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रेड यूनियन था। अक्टूबर 1990 में इलेक्शंस हुए और लोगों ने वलेसा को इलेक्ट कर लिया एज प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड, क्योंकि लोगों को लगा दैट दिस पर्सन विल टॉक अबाउट आवर राइट्स, ही विल फाइट फॉर आवर राइट्स, फॉर आवर प्रिविलेजेस। तो इसीलिए सभी लोगों ने अपनी वोटिंग से इसको प्रेसिडेंट बना लिया। तो वी हैव सीन इन बोथ द केसेस दैट लोग चाहते हैं कि सरकार ऐसी हो जो उनके द्वारा इलेक्टेड हो, जिसको वो चाहते हैं ऐसी सरकार बने, राइट। तो ये हुआ चिले और पोलैंड में। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। अब ये दिस पार्ट इज़ फॉर योर एज योर असाइनमेंट, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। मैंने फर्स्ट पॉइंट दोनों में ही लिखा है दैट इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। आपको दोनों ही गवर्नमेंट के फीचर्स लिखने हैं, तीन आपको लिखने हैं। देयर आर टोटल 4 पॉइंट्स, फर्स्ट आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू। अब सोचिए आप इन दोनों एग्जाम्पल्स के को पढ़ कर अच्छे से कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दोनों के क्या क्या फीचर्स होते हैं। सो डू इट yourself, okay, and I know that you will be able to do it. It is very much easy. We have studied a lot about it from class 6th onwards. We start studying about democracy, okay. तो इसको कंप्लीट करिएगा। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद हम आते हैं ये पढ़ने के लिए दैट फाइनली व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। इतना हमने चिले और पोलैंड के बारे में पढ़ा, वहाँ पे स्ट्राइक्स हुई, क्यों हुई? क्योंकि लोगों के राइट्स के बारे में बात नहीं की जाती थी कभी भी, हमेशा उन्हें सप्रेस किया जाता था, डिक्टेटरशिप थी, एक गवर्नमेंट का अधिकार बना हुआ था, दूसरी पार्टी कभी आती ही नहीं थी। तो ये चाइना का एक एग्जांपल ले सकते हैं। अब चाइना के प्राइम मिनिस्टर के बारे में सोचो कि वो कितने दिनों से अपने पोस्ट पे बने हुए हैं, और ऐसा क्यों है? चाइना का एक अलग ही सिस्टम है। वो ट्राई टू रिसर्च ऑन इट, उसके बारे में रिसर्च करने की कोशिश करो, एंड वील ट्राई टू हैव अ डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। ओके, एनीवेज, सो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? पहली डेफिनीशन, जो बेसिक डेफिनीशन हमारी बनी इन दोनों ही केसेस को पढ़ने के बाद, द बेसिक डेफिनीशन इज डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। हमें इसी डेफिनीशन को अभी आगे लेकर चलना है। इसमें जो कीवर्ड्स हैं, रूलर्स, कौन से रूलर्स, व्हाट काइंड ऑफ रूलर्स आर दे, कैसे रूलर्स होते हैं? क्या ऐसे रॉब्सपियरे जैसे, जिसने सबको गिलोटीन करा दिया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, या फिर पिनोशियो जैसे, जिसने इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया था? किस टाइप के रूलर्स चाहिए हमें? आर इलेक्टेड बाय द पीपल, एंड हाउ आर दे इलेक्टेड? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लोगों को डरा धमका कर खुद ही प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, या फिर कोई और भी तरीका होता है इलेक्शन का? डेमोक्रेसी में क्या होता है, हमें ये पढ़ना है। बाय द पीपल, इलेक्टेड बाय द पीपल, व्हाट काइंड ऑफ पीपल? कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे केवल प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए हैं, जिनके पास भाई ज़मीन है उनको वोट देने का अधिकार होगा, विमेन को पैसिव सिटीजन्स बना दिया जाएगा, जो गरीब हैं उनको पैसिव सिटीजन्स बना दिया जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है। तो हमें इन तीनों ही टर्म्स को बहुत ही केयरफुली एनालाइज करना है इस टॉपिक में, ठीक है। और तब हम फाइनली ये पढ़ेंगे कि ठीक है, डेमोक्रेसी ऐसी होती है, ये होती है डेमोक्रेसी, ठीक है। सो रूलर्स, व्हाट काइंड ऑफ रूलर्स? द फर्स्ट पॉइंट, रूलर्स शुड हैव द पावर टू टेक डिसीजंस इन द इंटरेस्ट ऑफ हिज पीपल। रूलर वो होता है जो अपने लोगों के इंटरेस्ट के लिए डिसीजन ले पाए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जैसे प्राइम मिनिस्टर तो बैठे हैं, लेकिन वो देश की भलाई के लिए मिलिट्री के पास पहले जाएंगे, अपना डिसीजन लेने के लिए वो फ्री
है ही नहीं. This kind of ruler we don't need. This kind of ruler is not at all appropriate for a working good democracy. ऐसा नहीं होना चाहिए. जैसे कि इंडिया में ऐसा नहीं है. प्राइम मिनिस्टर के अपने अलग राइट्स हैं, उनका अलग एक स्टैंड है. वो जो भी डिसीजन लेना चाहें इज़ फ्री टू डू दैट. तो रूलर ऐसा होना चाहिए, राइट. अबाइडिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. इलेक्शन, अब हमने यहाँ पे पढ़ा था इलेक्टेड बाय द पीपल. सो व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन शुड बी देयर. ऐसा नहीं है कि लोगों को पैसे देकर एक ही पार्टी को जिता दिया गया, लोगों को बरगला कर एक ही पार्टी जीत गई. ऐसा नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. ठीक है. फ्री एंड फेयर मतलब कि जहाँ एक तरीके के साथ, एक रूल के साथ इलेक्शन हो. फॉर एग्जाम्पल, टेक द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया. वी हैव एन इलेक्शन कमीशन, राइट, दैट वर्क्स, दैट मेक्स लॉज दैट हाउ इलेक्शन शुड बी हेल्ड इन इंडिया. किस एरिया में कब होना चाहिए, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस, राइट. तो दिस काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी देयर इन अ कंट्री, इन अ डेमोक्रेसी. पीपल, व्हाट काइंड ऑफ पीपल विल बी देयर. अब इलेक्शन तो होगा, लेकिन उस इलेक्शन में कौन लोग आएंगे. सो द राइट टू वोट शुड बी गिवन टू ईच अडल्ट सिटीजन, राइट. अडल्ट सिटीजन जैसे हमारे यहाँ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है. तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हमारा क्या है. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दैट अ पर्सन हु इज़ 18 और अबव हैज़ द राइट टू वोट. हर एक इंसान को, हर एक वयस्क को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए. देयर शुड बी अ रूल ऑफ लॉ. देयर शुड बी अ रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट. किसकी रेस्पेक्ट. देयर शुड बी रेस्पेक्ट फॉर राइट्स. लोगों के अधिकारों का रेस्पेक्ट करने वाली गवर्नमेंट होनी चाहिए. ठीक है. ऐसा नहीं है कि आपके जो राइट्स हैं उनको झुठला दिया जाए, बस वो नाम के लिए हो. दे आर नॉट फॉर अ नेम सेक. दे शुड बी प्रोटेक्टेड इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल बाय द स्टेट. ओके. एंड देयर शुड बी अ सिस्टम कि अगर आपके राइट्स को कोई वायलेट कर रहा है, यू कैन मूव टू द कोर्ट्स लाइक वी हैव इन इंडिया. सो दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम शुड बी देयर. ठीक है. लेट्स मूव नेक्स्ट. Now one more activity for you. Actually a very easy activity it is. On one side various examples are given. ठीक है. एग्जाम्पल दिए हुए हैं. अब उस एग्जाम्पल को आप किस फीचर से ऐड कर सकते हैं ये आपको बताना है. पहला हम पढ़ते हैं. किंग ऑफ भूटान हैज़ डिक्लेयर्ड दैट इन फ्यूचर ही विल बी गाइडेड बाय द एडवाइस गिवन टू हिम बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. मतलब भूटान का जो किंग है उसने ये फैसला लिया कि उसको अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, मतलब लोग जिनको इलेक्ट करके भेजेंगे अपने प्रतिनिधियों को, वो उसको गाइड करेंगे. तो इनमें से कौन सा फीचर आप ऐड कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं. पहला है रूल ऑफ लॉ, रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर्स. तो यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नाम आया है, तो इसका मतलब कि मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स ये होगा हमारा. ठीक है. अब सेकेंड एग्जाम्पल. मैनी तमिल वर्कर्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया वर नॉट गिवन अ राइट टू वोट इन श्रीलंका. अब श्रीलंका में जो लोग गए माइग्रेट करके तमिलनाडु से, उनको राइट टू वोट दिया नहीं गया. तो इसको आप किससे मैच करेंगे. वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. ठीक है. आप इस फीचर से इसको ऐड कर सकते हैं. थर्ड इज द किंग ऑफ नेपाल इम्पोज्ड अ बैन ऑन पॉलिटिकल गैदरिंग्स, डिमॉन्स्ट्रेशंस एंड रैलीज. तो इसको आप किससे मैच करेंगे. अब हमारे पास 3 बचे हैं, तो यू ट्राई टू डू इट योरसेल्फ. नाउ अब हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या है, हमने पढ़ा कि रूलर कैसा होना चाहिए, कौन लोग होने चाहिए जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्शन किस टाइप का होना चाहिए, तो हमने ये पढ़ा. अब हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी ही ज़रूरी क्यों है. क्या हम डिक्टेटरशिप में नहीं रह सकते, क्या हम एक मोनार्क के अंडर में नहीं रह सकते, क्या हम थियोक्रेसी में नहीं रह सकते, राइट. तो बहुत सारे टाइप्स की गवर्नमेंट हमने पढ़ी हैं, वी हैव स्टडीड अबाउट इन क्लास 8th ऑल्सो. तो उनमें सबसे सही डेमोक्रेसी को ही क्यों माना जाता है. So, here are the points given to you. Very easy language it is. It takes care of the basic fundamental rights to the people.
लोगों के फंडामेंटल राइट्स की बात कही जाती है डेमोक्रेसी में, और वही डेमोक्रेसी होती है। जहाँ लोगों को अधिकार ही नहीं होते वो डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती। सो दे आर इंटरलिंक्ड टुगेदर, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, अब फंडामेंटल्स की राइट्स की बात कही गई है तो मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस तो होगा ही। चाइना की तरह नहीं कि अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोला तो उसको मार दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, ही विल बी सेंटेंस्ड टू डेथ, राइट, नथिंग लाइक दैट। सो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज देयर। अ डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मोर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। मोर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब जस्ट सी अबाउट द केस दिस टाइम, कोरोना केस देख लो, तो एनालिसिस जो भी वर्ल्ड वाइड एनालिसिस चल रहा है कोरोना का, उससे यही पता चल रहा है कि पहली बात तो ये वायरस नेचुरल नहीं था, ये मैन मेड वायरस था जो चाइना की लैब्स में बना। अब जब ये चाइना में फैल गया तो ऐसी भी न्यूज़ है कि चाइना ने खुद अपने बहुत सारे लोगों को खुद ही मार दिया, अ काइंड ऑफ जीनोसाइड। ये हुआ चाइना में। बट इंडिया में देखो, जिनको कोरोना हुआ है, क्या गवर्नमेंट ऐसा कर रही है कि उनको मारा जा रहा है, गोली मारी जा रही है? नथिंग लाइक दैट, दिस ऑल हैपेंड इन दैट कम्युनिस्ट चाइना। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, लोगों के प्रति जवाब बनता है सरकार का, उनको बचाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो सरकार उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेती है या नहीं लेती है? दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वेयर देयर आर थ्री हमारे 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी हमारे पास हैं। जुडिशरी तीनों से, बाकी 2 से बिल्कुल फ्री है, वो फ्रीली अपना कोई भी डिसीजन दे सकती है। जो लेजिस्लेचर है, जो हमने पढ़ा है, लेजिस्लेचर में रूल्स बनाए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो सबके अपने अपने अलग अलग रोल्स हैं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। इक्वालिटी अमंगस्ट इंडिविजुअल्स, मतलब सबको बराबरी का अधिकार दिया गया है। ऐसा नहीं कि जो गरीब हैं उनको उनके अलग राइट्स हैं, जो अमीर हैं उनके अलग राइट्स हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द पीपल, और आपके लिए आवाज़ उठाएगी। अगर आपके लिए कोई काम करेगा, कोई सरकार आपके लिए काम करेगी, तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही आपके लिए काम करेगी। हिटलर ने, भले ही उसने ये बोला कि वो जर्मन्स के लिए काम कर रहा है, उनके इंटरेस्ट में काम कर रहा था, बट उसने जो जीनोसाइड कराया, जिन लोगों को जिस तरीके से उसने मारा, दैट इज़ नॉट एट ऑल अप्रिशिएबल। सो दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट वी थिंक अबाउट. So this is why democracy is important. I think you all can understand well. And why is democracy important? This is a question for you. Just suppose that this question is of 5 marks. You have to give your own views on this, that why democracy is important. So this was all in this chapter. Basically it seemed to be very lengthy for you, but this is a very basic concept of democracy. It is lengthy because a lot of examples are given in the NCERT books, and maps are also given, wherein you have to read the maps and you have to frame your own opinions about it. So if you have your book, wherever you are, just try to read the book. It is very important, because we cannot go sentence by sentence in a video online. So I hope you can understand that I am only giving you an overview of the lesson, a summary of the lesson that will help you understand the facts. Okay, so thank you so much and keep learning. Bye bye.